हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का छठा वीडियो है जिसका शीर्षक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, पृथ्वी पे जो ओशंस हैं, इन पे इन्हीं कैसे बने। तो उस पर हम लोगों ने दो टाइप की थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले थे। पहली थी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है संकुचन सिद्धांत, सिकुड़न, जिसमें लोथियन ग्रीन का और लॉर्ड केल्विन का, ये सारी थ्योरीज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। संकुचन सिद्धांत अपना ये बोलता है कि जो अपनी कॉन्टिनेंट्स हैं, सॉरी, जो पृथ्वी है वो ठंडी हुई और उसकी जो क्रस्ट है ऊपर परपटी, वो जब ठंडी होगी तो सिकुड़ेगी। जब वो सिकुड़ेगी तो क्या होगा कि कहीं पे उभार बन जाएंगे, कहीं पे फोर्ड बन जाएंगे। तो क्या होगा, कहीं पे सिंक्लाइन होगी अभिनति, कहीं पे अपनति एंटीक्लाइंस। तो जहाँ पे गड्ढा होगा वहाँ पे पानी बढ़ जाएगा तो समुद्र बन गया, और जो वहाँ पे गड्ढा नहीं है उभार आ गया, वहाँ पे पहाड़ या मैदान बन गए या फिर यही अपना कॉन्टिनेंट। तो ये उनकी बेसिक थ्योरी थी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो स्थिर हैं, ज़मीन स्थिर है, बस उसमें ऊपर नीचे वो ठंडे गर्म की वजह से होता रहता है। ये बेसिकली थी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। और जो अगला अब जो आती है थ्योरी वो है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, जिसमें हम लोग मेन जो थ्योरी है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट थ्योरी ये बोलती है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो स्थिर नहीं है, उनमें लगातार मूवमेंट हो रहा है, लगातार वो इधर उधर गति कर रहे हैं। मतलब आज जैसा अफ्रीका या यूरोप या एशिया या इंडिया दिखाई पड़ता है, ये कुछ साल बाद ऐसे नहीं रहेंगे, ना ही पहले ऐसे थे। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलती है, या फिर डिस्प्लेसमेंट थ्योरीज जो बोलती हैं। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट थ्योरीज जो हैं, जो तीन टाइप की हैं मेन इंपॉर्टेंट, एक पहले है बी टेलर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और दूसरी है अपनी अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल, और इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग इसे पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दो थ्योरीज को कवर करेंगे, एक अल्फ्रेड वेगनर की, एक बी टेलर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब मेन बात यह है, अब ये बातें यहाँ पे हो गई। अब दूसरी बात यह है कि जो वीडियो इसमें स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं इस वीडियो में, वो आपकी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाइए और उसे पढ़ सकते हैं, नोट बना सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि स्लाइड्स में सारी चीज़ें लिख पाना, कवर कर पाना आसान नहीं है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट बस हम लिखते हैं, जिससे क्या है कि आइडिया रहे क्या बोलना है। तो अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड मेरा या कोई सेंटेंस इंपॉर्टेंट है जो स्लाइड्स में नहीं दिया गया है, तो उसे आप लिख सकते हैं, तो हो सकता है आपके लिए यूज़फुल हो जाए। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं, जो अपना ये टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो टॉपिक है अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, ठीक है ना। उसमें हम लोग दो थ्योरीज पढ़ेंगे, पहली है बी टेलर की और दूसरी है अल्फ्रेड वेगनर की। थ्योरीज पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड मैप के बारे में। ये वर्ल्ड मैप दिखता कैसा है। ये अपना वर्ल्ड मैप है, ये असल में रिलीफ मैप है। रिलीफ का मतलब उच्चावच दिखाने वाला एक ऐसा नक्शा जो पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ इलाकों को दिखाए। आप ऊबड़ खाबड़ इलाके देख सकते हैं कि पृथ्वी के जो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये वाला भाग एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और दक्षिण में अंटार्कटिका है ना। ये टोटल कॉन्टिनेंट हो गए। अब इसमें क्या है, ऊंचाई नीचाई बहुत सारी है। अगर हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के, तो नॉर्थ अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, ये वाला पश्चिमी तट, यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी उभार है। ये असल में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकीज़। ऐसे दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे उभार है, पश्चिम में इसका नाम है एंडीज़। ये दो माउंटेन हो गए हैं ना, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। तीसरा माउंटेन यहाँ पे आल्प्स है, जो भूमध्य सागर के उत्तर में है। ये धुंधला हो रहा है, यहाँ पे ये आल्प्स है टेक्निकली। और ये अपना इंडिया है, और ये उत्तर में अपने हिमालय है। तो ये चार माउंटेन हैं, आल्प्स और हिमालय, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में फैले हैं। और जो ये अपना क्या बोलते हैं, ये रॉकीज़ है, और जो एंडीज है ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फैले हैं। तो इनका जो बॉटम लाइन है, जो बी टेलर की जो रही है, बी टेलर ने जो सिद्धांत दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, उनका जो लक्ष्य था कि ये पर्वत जो अल्पाइन पर्वतीकरण हुआ है, मतलब ये जो टर्शरी माउंटेन है, इनको टर्शरी माउंटेन बोलते हैं। अल्पाइन ओरिजिन हुई, ये जो है इसको ये कब हुई, इनको जानने के लिए आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ का वीडियो देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। आप वहाँ जाएंगे तो आप पूरी पृथ्वी के इतिहास को समझ पाएंगे। तो ये उनका मेन लक्ष्य यही था कि ये कैसे बने, ये पर्वत क्यों बने, कैसे बने, इसको जानना उनका मेन लक्ष्य था। इसीलिए उन्होंने डिस्प्लेसमेंट की अवधारणा प्रस्तुत की। असल में डिस्प्लेसमेंट की जो अवधारणा है, ये उनसे भी करीब 60 साल पहले, 50 साल पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनियो स्नाइडर। उन्होंने ये बात बोली थी कि जो ज़मीन है वो स्थिर नहीं है, कहीं ना कहीं मूव कर रही है।
क्यों? क्योंकि कार्बोनिफेरस के समय क्या हुआ कि बहुत सारे कोयले के निक्षेप हुए। अब कोयले के निक्षेप कहाँ हुए? कोयले के निक्षेप कहाँ पे हुए? यहाँ पे उत्तर में हुए, ठीक है ना। साइबेरिया साइड में अब बहुत कोयला मिलता है, रशिया में, यूक्रेन में। अब भाई कोयले बनने के लिए क्या है? उष्ण आर्द्र इलाका चाहिए जहाँ पे गर्म रहे, ऐसी वनस्पति हो जो गर्म हो, और मतलब काफ़ी जंगल होने चाहिए जैसे भूमध्य रेखा में होते हैं। तो जब भूमध्य रेखा मतलब गर्म इलाका, यहाँ पे करीब इस इलाके में, ये जो इलाका है, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये वाला, इस इलाके में जो पर्वत होंगे, जो पेड़ होंगे, उनसे तो बन जाएगा कोयला। लेकिन जो यहाँ पे होंगे पेड़, वो दब के कैसे कोयला बनेगा भाई? तो इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद ये जो ज़मीन है ये कहीं ना कहीं पहले नीचे रही होगी, और उस समय ये पेड़ भी होंगे, कार्बन कोल फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं, और उनके दबने से कोयला बन गया, फिर ज़मीन ऊपर सरक गई, तो आज कोयला हमें उत्तर में मिल जाता। ब्रिटेन में कितना कोयला मिलता है, जबकि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो कोल फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन कोयला वहाँ पे मिलता है। तो ये चीज़ उन्होंने पहले ही 50 साल पहले बोली थी, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन एफ बी टेलर ने उस पर उनका जो उद्देश्य था वो इसी प्रकार का उद्देश्य था। तो ये आइडिया असल में पूरी तरीके से नया नहीं था, लेकिन हाँ, इस पर पूरा विचार प्रस्तुत करना, उस पर काम करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग ये मानते हैं कि एफ बी टेलर ही ऐसे जोग्राफर हैं जिन्होंने आगे इस नई विचारधारा को बढ़ाया और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश की। तो एफ बी टेलर की हम लोग थ्योरी को जान लेते हैं। उनका एम क्या था? द एम वाज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द टर्शियरी माउंटेन लाइक रॉकीज, आल्प्स, एंडीज, कॉकेशस, हिमालय। इनका पहला लक्ष्य ये था, जो हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। दूसरी बात क्या है? ही अज्यूम्ड दैट द क्रिटेशियस पीरियड देयर वर टू लैंड मासेस ऑन द अर्थ, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। अब क्रिटेशियस पीरियड क्या है भाई? ये मेसोजोइक एरा का सबसे आखिरी पीरियड है। अब भाई अगर पीरियड और एरा के बारे में आप लोगों को जानना है तो आप लोग जाके वीडियो देखिए, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये असल में क्या क्रमबद्ध श्रृंखला है। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको अगला वीडियो समझने में परेशानी होगी। तो अगर आप नंबर 1 से शुरू करेंगे तो इस नंबर 6 तक पहुँचेंगे तो सारी समस्याएँ आपकी क्लियर रहेंगी और आपको परेशानी नहीं होगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले जाएं और 1 नंबर से शुरू करें। तो क्रिटेशियस जो युग था उस समय, क्रिटेशियस युग जो था करीब 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी की बात हो रही है। उस समय जो ये जो आप इतने कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ये असल में 2 कॉन्टिनेंट थे। एक था लॉरेशिया, एक था गोंडवाना। लॉरेशिया मतलब ये नॉर्थ अमेरिका, और यूरेशिया ये उत्तर का एशिया। अगर हम दोनों इनको जोड़ देंगे तो बन जाएगा लॉरेशिया। और अगर हम लोग साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इनको जोड़ देंगे तो बन जाएगा गोंडवाना। तो उस समय क्या था कि 2 लैंड मासेस थे, लॉरेशिया और गोंडवाना। और उसी समय चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ, क्रिटेशियस के टाइम पे। जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ तो पृथ्वी के करीब था, तो चंद्रमा का टाइडल फोर्स इतना ज़्यादा था कि पृथ्वी के रोटेशन की वजह से टाइडल फोर्स जो लगा इतना ज़्यादा, मतलब टाइडल फोर्स ज़्यादा लग रहा था, और पृथ्वी की रोटेशन की वजह से जो कॉन्टिनेंट थे वो पश्चिम की तरफ चलने लगे। एक तो पश्चिम की तरफ मूव करने लगे, दूसरा जो फोर्स ऑफ बेवंसी होता है, प्लवन बल होता है, जो तैरने का बल होता है, वो उसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट थे वो उत्तर की तरफ मूव करने लगे। मतलब कि कॉन्टिनेंट इस दिशा से, मतलब ये इंडिया से मूव करेंगे अमेरिका की तरफ, पश्चिम की तरफ, और नीचे से अंटार्कटिका से मूव करेंगे ऊपर इंडिया की तरफ। मतलब कि और जो उत्तर में होंगे वो नीचे भूमध्य रेखा की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि प्लवन बल की वजह से। उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि जो सियाल है, जो हम लोगों ने अभी इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था उसमें जाना, जो सियाल होता है, सिलिका एल्युमिनियम, जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, वो उसके मध्यम परत जो सीमा है उसमें तैर रही है। तो सीमा में तैर रही थी सियाल, और सियाल तैरते हुए ये मतलब फोर्स ऑफ बेवंसी भी लगा और टाइडल फोर्स लगा चंद्रमा का। ये 2 फोर्स लगने के कारण ऐसा हुआ कि जो कॉन्टिनेंट थे वो मूव करने लगे। तो पहले जब 2 भागों में डिवाइड था अपना ये क्या बोलते हैं, लॉरेशिया, गोंडवाना, तो टाइडल फोर्स लगा तो गोंडवाना भी अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया, और जो ये था अपना लॉरेशिया वो भी 2 भागों में डिवाइड हो गया। जब गोंडवाना डिवाइड हुआ तो साउथ अमेरिका बन गया, अफ्रीका बन गया, इंडिया बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया। और जब लॉरेशिया डिवाइड हुआ तो ये एशिया का पार्ट बन गया, ये यूरोप का पार्ट बन गया, और ये बन गया नॉर्थ अमेरिका का। असल में यूरोप और एशिया मिला हुआ है, पूरा एक कॉन्टिनेंट है। बस बीच में जो ये पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं ये डिवाइड करती है यूराल पर्वत। तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा होता है इसको हम लोग यूरोप बोलते हैं,
और जो इसका पूर्वी हिस्सा होता है उसको हम लोग एशिया बोलते हैं। तो टेक्निकली एशिया और यूरोप को मिला देते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसको पूरा भाग को बोलते हैं यूरेशिया। तो टेक्निकली ये हो गया हम लोगों का जो है उनका जो विचार था एफ.बी. टेलर का। पहला क्या था, वो जो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला क्या है कि उनका एक्सप्लेन करना था ट्रेशी माउंटेन को। दूसरा, क्रिटेशियस के समय लोरेशिया और गोंडवाना लैंड था। इसके बाद क्या हुआ कि सियाल जो था वो सीमा पे तैर रहा था। सीमा असल में उन्होंने बोला लिक्विड परत है, सेमी लिक्विड, जिसे हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में एस्ट्रोनोस्फियर पढ़ा था, ये मान सकते हैं। लेकिन उस समय एस्ट्रोनोस्फियर वर्ड का खोज नहीं हुई थी, मतलब इस पर विचार प्रस्तुत नहीं किया गया था। वो बाद में आर्थर होम्स ने 1930 में दिया। और इसके अलावा जो है दिया दो टाइप के उन्होंने फोर्स बोले, फोर्स ऑफ बियोंसी जो ईस्ट वेस्ट फोर्ड माउंटेन बना है, जो टाइडल फोर्स है वो नॉर्थ वेस्ट बना है। अब सवाल आता है माउंटेन बने कैसे। उन्होंने बोला मूवमेंट हुआ तो माउंटेन कैसे बने। आप सपोज अंटार्कटिका ये है, अब यहाँ से कोई कॉन्टिनेंट मान लो ये इंडिया चला, इंडिया चलता चला गया, चलते चलते क्या हुआ यहाँ पे टकरा गया। असल में टकराया भी नहीं, उनका मानना था कि किसी कारण से रुकावट आ गई, मतलब कि कहीं पे ज़मीन में जो सीमा है वो पहले तो सियाल तैर रहा है सीमा में, लेकिन नीचे सीमा कहीं ठोस हो गया, कहीं पे किसी पर्टिकुलर कोई एरिया था जहाँ पे सॉलिड होगा, तो सियाल तैरते तैरते वहाँ टकरा गया नीचे जाके और ये पर्वत बन गया हिमालय। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जब नीचे से कॉन्टिनेंट चला और ऊपर तैरते हुए पहुंचा, तो जब ऊपर एरिया में टकराएगा तो वहाँ पे उभार हो जाएगा, जाहिर सी बात है फोड़ पड़ जाएंगे, है ना, वलन पड़ जाएंगे। तो उस वलन को बोल दिया आल्प्स और हिमालय। और जब पश्चिम की तरफ मूवमेंट हो रहा था, इंडिया से अमेरिका की तरफ मूव करेंगे तो पश्चिम में टकराए, तो ये लंबे लंबे बन गए, है ना, ये इंडीज बन गया और ये रॉकीज बन गया। तो उनका बॉटम लाइन यही थी कि जब हम लोग जब टाइडल फोर्स पड़ा तो पश्चिम की तरफ मूवमेंट हुआ तो रॉकीज इंडीज बन गए, और जब आपका उत्तर की तरफ मूवमेंट हुआ मतलब बियोंसी वाला मूवमेंट हुआ तो ये हिमालय और आल्प्स बन गया। ये उन्होंने अपना विचार दिया। अब आता है क्रिटिसिज्म की बात कर लें इनके। अब क्रिटिसिज्म मैंने लिखा नहीं क्योंकि इनका क्रिटिसिज्म लिखना कोई ज़रूरी बात नहीं है, समझने वाली बात है। पहला, क्या टाइडल फोर्स इतना हो सकता है कि ये हमें मूवमेंट करा दे, उसको क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट को। अगर मूवमेंट की हम लोग बात करेंगे तो पॉसिबल नहीं है मूवमेंट इतना ज़्यादा टाइडल फोर्स से। अगर सपोज इतना टाइडल फोर्स हो जाएगा तो पृथ्वी का रोटेशन बंद हो जाएगा, भाई पृथ्वी रोटेट नहीं कर पाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि टाइडल फोर्स में इतनी दम होगी कि वो कॉन्टिनेंट को मूव करा दें। इसके पीछे कोई दूसरा ही कारण हो सकता है। तो इसलिए इनका जो विचार था फोर्स का कि मूवमेंट तो हुआ, लेकिन मूवमेंट क्यों हुआ इसका जवाब ये दे नहीं पाए। तो ये इनका बेसिक जो है विचार था, जो यहाँ पे नकार दिया जाता है। लेकिन अब इसी विचार को आगे बढ़ाया अल्फ्रेड वेगनर ने, और अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी 1912 में दी। लेकिन इसकी जो पब्लिकेशन हुआ 1922 में, क्योंकि वर्ल्ड वार शुरू हो गया था 1914 से 18 में चला था। तो अब आता अल्फ्रेड वेगनर का विचार क्या है। अब अल्फ्रेड वेगनर का एम समझ लेते हैं। पहले एम क्या था। द एम वाज टू एक्सप्लेन द क्लाइमेट चेंज एंड टू प्रूव दैट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स आर अनस्टेबल। देखो उनका विचार वही था जो एंटोनियो स्नाइडर का था, मोटा मोटी। भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उन्होंने जब क्लाइमेट को टेस्ट किया, पता किया, अपने पैलियो क्लाइमेट जिसे बोलते हैं, पूरा जलवायु जो होती है उसका अध्ययन किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोयला मिल रहा है, जहाँ पे इतनी ठंडी वहाँ पे कोयला कैसे मिल सकता है ना। और जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे सपोज ये रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान है, सपोज ये कांगो बेसिन, यहाँ पे अटाकामा बोल रहा हूँ, अरे ये कौन सा रेगिस्तान है, मेरे जवान पे नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये कांगो बेसिन है टेक्निकली। तो ये कांगो बेसिन में ये भूमध्य रेखा पड़ता है, यहाँ पे हमें बर्फ़ के सबूत मिलते हैं कि यहाँ पे ग्लेशिएशन हुआ होगा। यहाँ पे हमें कोयला मिल जाता है जहाँ बर्फ़ मिलती है। तो ये क्लाइमेट बदला कैसे भाई। सूरज तो वही है, सूरज की दिशा भी वही है। अब सूरज तो ऊपर नीचे हो नहीं गया, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर पे सूरज ना रहा हो, उत्तर में चला गया सपोज नॉर्थ पोल पे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो जाहिर सी बात है जब सूरज का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है और पृथ्वी का एक्सिस मूवमेंट पॉसिबल नहीं है इस हद तक, तो फिर जाहिर सी बात है ज़मीन मूव की। शायद ये जो ज़मीन है उत्तर में यहाँ पे ये कभी नीचे रही होगी, तो सूरज ने गर्मी डाली हुई होगी और उसमें कोल फॉरेस्ट बन गए होंगे। हो सकता है ये कांगो बेसिन की जो ज़मीन है जो आज 0 डिग्री पे है वो कल हो सकता है 90 डिग्री पे रही हो अंटार्कटिका में, और वहाँ बर्फ़ होता रहा, गिरती रही हो। तो उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि जहाँ तक ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो क्लाइमेट बदल रहा है, वो कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने फिर अपने विचार को प्रस्तुत किया कि भाई कॉन्टिनेंट मूव कैसे कर रहे हैं, ये उन्होंने दिया। तो उन्होंने अज्यूम क्या किया, ही अज्यूम्ड दैट
इन कार्बोनिफेरस, देखो वो क्रिटेशियस युग की बात कर रहा था। क्रिटेशियस युग जो था अपना करीब क्रिटेशियस मेरे ख्याल में, सॉरी क्रिटेशियस जो युग था वो करीब 6 करोड़ साल पहले था, मैंने गलत बोला था, 26 करोड़ साल। असल में कार्बोनिफेरस 26 करोड़ साल पहले था, क्रिटेशियस था 6 करोड़ साल पहले करीब करीब। तो क्या था, कार्बोनिफेरस युग जो चल रहा था करीब 26 करोड़ साल पहले, उन्होंने इमेजिन किया कि पूरा एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था। उसके पहले क्या है कि जब हम लोगों ने एफ.बी. टेलर पढ़ा तो एफ.बी. टेलर के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि उन्होंने 2 भागों में डिवाइड माना पूरे कॉन्टिनेंट को, गोंडवाना और लॉरेशिया। लेकिन और क्रिटेशियस युग करीब 6 करोड़ साल पहले। लेकिन इन्होंने और उसके 20 करोड़ साल पहले गए ये अपने अल्फ्रेड वेगनर, और 26 करोड़ साल पहले उन्होंने इमेजिन किया कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, उसके आसपास एक सागर था जिसका नाम था पैंथालसा। फिर क्या हुआ, धीरे से ये जुरासिक टाइम पे, जुरासिक पीरियड जब आया तो ये टूट गया आपका पेंजिया, और 2 भागों में डिवाइड हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना में डिवाइड हो गया। और उसके बीच में जो जगह बन गई उसको टेथिस, वहाँ पे एक सागर बन गया, उस सागर को टेथिस सागर बोल दिया गया, टेथिस जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। जियोसिंक्लाइन क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या बोला भाई, जब लॉरेशिया और गोंडवाना में डिवाइड हो गया तो लॉरेशिया जो था उत्तर का हिस्सा, जिसमें मैंने बताया नॉर्थ अमेरिका और एशिया बन गया, तो वो 2 भागों में डिवाइड करके नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ का जो अपना एशिया का पार्ट है, और जो यूरोप का पार्ट है वो लॉरेशिया से बन गया। और जो गोंडवाना था उससे साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अपना पूरा अफ्रीका, अपना इंडिया, अपना ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये इससे फॉर्म हुए। तो ये उन्होंने करीब करीब वैसी बातें हैं जैसी बातें हम लोगों ने जो एफ.बी. टेलर के बारे में पढ़ी। लेकिन बस इन्होंने क्या है कि एफ.बी. टेलर से भी करीब 20 साल पहले गए और उन्होंने ये बात बोली कि उस समय एक पूरा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था। तो उन्होंने एक मतलब ये उनकी मान्यताएं हैं अल्फ्रेड वेगनर की, और उनका जो लक्ष्य था वो क्लाइमेट को एक्सप्लेन करना था। अब हम लोग आगे देख लेते हैं टेक्निकली। बॉटम लाइन ये है कि ड्रिफ्ट हुआ कैसे, उसको फोटो देखें तब मैं समझ में आया। जो जो मेरे बात बोली, अगर आप नया तो आधी बातें पल्ले नहीं पड़ी होंगी। हम लोग ये समझ लेते हैं करीब करीब 26 करोड़ साल पहले की बात हो रही है। असल में 26 करोड़ से भी पहले परमियन की बात हो रही है। हाँ, ये 22.5 करोड़ साल पहले की बात हो रही है। 22.5 करोड़ साल पहले ये पेंजिया था। मतलब पूरी दुनिया ऐसी दिखाई पड़ती थी। एक बार फिर से आप देख लीजिए सही से कि पूरी दुनिया आपको कैसी दिखाई पड़ रही है, ऐसी दिखाई पड़ रही है। मतलब जितने कॉन्टिनेंट दुनिया के सारे एक जगह हैं, इसके आसपास समुद्र है, बाकी छोटे मोटे जैसे एक ये सागर हो गया, एक ये सागर हो गया, छोटे मोटे सागर जरूर हैं, लेकिन पूरा कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ है, बीच में कुछ क्रैक्स हैं। ये करीब 22.5 करोड़ साल पहले की बात हो रही है, 225 मिलियन ईयर्स। इसके बाद क्या होता है, ये 200 मतलब 20 करोड़ साल पहले, करीब 2.5 करोड़ साल बाद ट्रियासिक पीरियड में क्या होता है कि ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ये अपना पेंजिया, एक तो गोंडवाना बन जाता है और लॉरेशिया। बीच में जो ये सागर बनता है, ये वाला, ये जो सागर है, इस सागर को हम लोग बोलते हैं टेथिस सागर। इसके बाद क्या होता है, धीरे से और अलग होता है। जुरासिक पीरियड आता है 150 मिलियन। उस समय क्या होता है कि जो गोंडवाना था वो भी अलग अलग भागों में टूटने लगता है। सपोज ये टूटा, ये करीब साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका में टूटा है, और ये ऊपर जो है एशिया में टूट गया, यूरोप में टूट गया, और ये नॉर्थ अमेरिका में टूट गया। ये करीब करीब जुरासिक पीरियड, करीब 20 करोड़ साल पहले दुनिया ऐसी दिखती थी। इसके बाद क्या हुआ, आया क्रिटेशियस 6.5 करोड़ साल पहले। क्रिटेशियस में क्या हुआ कि दुनिया ऐसी दिखने लगी। गोंडवाना और ज़्यादा क्लियर हुआ, टूटा, और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच की दूरी और बढ़ गई, है ना। नॉर्थ अमेरिका, उस समय अटलांटिक महासागर नहीं खुला था, तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप करीब करीब आपस में जुड़े थे। ये करीब 6.5 करोड़ साल पहले की बात है। और ऑस्ट्रेलिया अलग था अफ्रीका से, अफ्रीका तो अलग सेपरेट था ही। नीचे जो है अंटार्कटिका से टूटा क्या, इंडिया। ये 6.5 करोड़ साल पहले की बात है। यही वाला हिस्सा है जो आगे टकराएगा जाके यहाँ पे और बन जाएगा हिमालय। और इसके बाद क्या हुआ, जो वर्तमान की कंडीशन है, ये वर्तमान है, प्रेजेंट डे में कॉन्टिनेंट कैसे दिखाई पड़ता है, ऐसे अंटार्कटिका से टूटा हिस्सा ये, और ये जाके इंडिया यहाँ तक लग गया जाके, और ये बन गया अपना हिमालय, ये अपना एशिया है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत मूवमेंट हुआ, ऊपर ग्रीनलैंड में मूवमेंट हुआ, नॉर्थ अमेरिका मूव करके निकल गया पश्चिम में, या अटलांटिक महासागर खुल गया, ऐसा आकार में बन गया, है ना। ये साउथ अमेरिका दूर हो गया, ये मेडागास्कर है, ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ा दक्षिण में आ गया, तो और ये न्यूजीलैंड बन गया ये। तो ये कुल मिला के ये घटनाएं घटी।
और दुनिया करीब 22-22.5 करोड़ साल पहले से लगा के अब तक दुनिया की स्थिति में ये बदलाव आ चुका है। तो ये कुल मिला के ये सिर्फ यही जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, एक इस तस्वीर के ही माध्यम से आप समझ लीजिए पूरी थ्योरी क्या कहना चाह रही है कि 22.5 करोड़ साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। 22.5 करोड़ साल पहले एक पेंजिया था और आज आपके पास अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इतने कॉन्टिनेंट है ना। तो कुल मिला के ये हो गई बात। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का है सार अल्फ्रेड वेगनर की। अब हम लोग समझ लेते हैं एविडेंसेस रिलेटेड टू थ्योरी। ये एग्जाम में बहुत पूछ देते हैं एविडेंस क्या है, क्या क्या एविडेंस दिए अल्फ्रेड वेगनर ने जो आपको ये बताएंगे कि हाँ भाई ये कॉन्टिनेंटल मूव किया है। पहले हम लोग ये जान लेते हैं अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी थी उसकी क्रिटिसिज्म क्या है, उसका आलोचना क्या है। आलोचना यही है जैसे एफ.बी. टेलर की थी, ना तो ये बता पाए फोर्स के बारे में। अब इन्होंने भी टाइडल फोर्स माना और बेयोंसी वाला फोर्स माना। भाई टाइडल फोर्स में इतनी दम नहीं हो सकती है कि वो कॉन्टिनेंट को हिला दे। अगर हमें कॉन्टिनेंट को हिलाना है तो टाइडल फोर्स करीब 90 अरब गुना ज़्यादा हो वर्तमान की कंडीशन से, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो जाए, सपोज इतना ज़्यादा फोर्स लग जाए टाइडल, तो पृथ्वी का रोटेशन है रुक जाएगा भाई, इतना ज़्यादा घर्षण बन जाएगा कि आप झेले नहीं पाएगी पृथ्वी उसको। तो जाहिर सी बात है दोनों जो फोर्सेस बताए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों मूव किए। बाकी जो मूवमेंट है वो करीब करीब सही है, मूवमेंट बिल्कुल सही है, उनका बताने का तरीका भी सही है और रियल वास्तविकता में हुआ भी ऐसा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, कौन कौन से बल उत्तरदायी रहे, बस इनकी थ्योरी ये नहीं बता पाई, जिसको हम लोग आगे प्लेट टेक्टोनिक में सही से विधि से एक्सप्लेन करेंगे। और ये लोग ये भी नहीं बता पाए कि भाई जो आर्क होती हैं, सपोज ये आर्क बनी है, सपोज एक न्यूजीलैंड एक आर्क, या फिर यहाँ पे जापान होगा, शो नहीं कर रहा है, तो ये जो आइसलैंड आर्क होती हैं, जो आइसलैंड बन जाते हैं, ये क्यों बन गए। तो उन्होंने माना कि भाई बहुत से कॉन्टिनेंट जब मूव कर रहा था तो कुछ हिस्से कॉन्टिनेंट के मूव नहीं कर पाए, इसलिए वो वहाँ पे जो है अपवाद स्वरूप रह गए, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक हमें बताएगी कि आइसलैंड आर्क बनेगी क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं इसलिए। तो ये सारी चीज़ें वो क्लियर नहीं कर पाए, छोटी मोटी बातें। लेकिन हाँ, कहने का मतलब सवाल का जवाब जैसे नहीं होता, कई बार गणित में आप गलत फार्मूला लगा के सही जवाब निकाल लेते हो, तो करीब करीब कुछ ऐसा ही हुआ इस थ्योरी के साथ। अब आते हैं एविडेंस पे जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ जिग्सॉ फिट। कॉन्टिनेंट्स आर द पीसेस ऑफ द पिक्चर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉन्टिनेंट को जोड़ेंगे तो सब जुड़ जाएंगे। देखो पेंजिया ये है, जुड़ गया। सपोज अगर हम लोग ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका की बात करें, अगर हम मोटा मोटी आप ये देखो तो दिखाई पड़ेगा, अगर साउथ अमेरिका को अफ्रीका को जोड़ो जुड़ जाएगा, करीब करीब जुड़ रहा है। अब ये एकदम एग्जैक्ट नहीं जुड़ेगा, पृथ्वी इतनी बड़ी है, टूटा फूटी हो जाती है कुछ ज़मीन पानी में चली जाती है। कुल मिला के थोड़ा बहुत अगर मतलब मोटा मोटी जोड़ें तो जुड़ जाएगा। अफ्रीका एशिया से जुड़ जाएगा, यूरोप से जुड़ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका यूरोप से जुड़ जाएगा। ये सारी मोटा मोटी चीज़ें जुड़ रही हैं। तो एक तो ये जिग्सॉ फिट का कॉन्सेप्ट जो था ये उन्होंने दिया, ये मतलब ये एविडेंस है करीब करीब कि अगर हम कॉन्टिनेंट को जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल वेजिटेशन एंड फॉसिल यूनिफॉर्मिटी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अब सपोज ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का ये पूर्वी हिस्सा है, इधर वाला ये पूर्वी हिस्सा है, और ये अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। अब जब जुड़ जाएगा तो ये जुड़ने से सिर्फ समस्या सॉल्व नहीं होगी, कोई बहुत बड़ा एविडेंस तो है नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये जो कॉर्नर्स हैं नॉर्थ अमेरिका के और साउथ अमेरिका के और अफ्रीका के जो कॉर्नर हैं, इन कॉर्नर में एक जैसी वनस्पतियाँ मिलती हैं, एक जैसे फॉसिल मिलते हैं, है ना। उन्होंने बोला एक जैसे फॉसिल मिलते हैं, एक जैसी वनस्पतियाँ मिलती हैं और एक जैसा स्ट्रक्चर है। मतलब कि वहाँ की जो प्राचीन ग्रेनाइट की चट्टानें यहाँ भी हैं किनारे, वहाँ भी हैं अफ्रीका में किनारे। तो एक जैसी वनस्पति और फॉसिल मतलब जीवाश्म और एक जैसी चट्टानों को मिलना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है दोनों किनारों पे। तो एक ये सबूत है। दूसरा क्या है, कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन एविडेंसेस आर फाउंड ओवर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया। जो पर्टिकुलर जो ये पेंजिया असल में जो ये गोंडवाना लैंड था, ये गोंडवाना टूट के जो ये नीचे 3-4 महाद्वीप बन गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों महाद्वीपों में हमें मिलते हैं कार्बोनिफेरस जो टाइम चल रहा था करीब 26 करोड़ साल पहले जब आइस एज आई थी, उसके हमें सबूत आज मिलते हैं। भाई अगर ये जुड़े ना होते तो सबूत एक साथ क्यों मिलते चारों में, क्योंकि उस समय माना जाता है कि जो ये पेंजिया है
उस समय पेंजिया का सेंटर था नेटाल, साउथ अफ्रीका में स्थित जो नेटाल है, और उस समय जो पूरा पेंजिया था करीब साउथ पोल ही मान सकते हो, जैसे पूरा एक वर्तमान में अंटार्कटिका जैसे है उसी तरीके से पेंजिया था कार्बोनिफेरस में। तो उस समय जब आइस एज आई तो जाहिर सी बात है बर्फ जमी, तो बर्फ जब जमी तो ये 4 कॉन्टिनेंट में इनके सबूत मिलते हैं एक साथ, तो ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है, तो ये भी एक एविडेंस हो गया। दूसरा एविडेंस, अगला एविडेंस क्या है, सॉरी मेरी जबान थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ग्लॉसोपेटेरिक्स, ये एक वेजिटेशन होती है, असल में इसके बारे में मेरी कुछ खास जानकारी नहीं है। शायद ये शीत जो मतलब जो आइस होती है उसको दर्शाने के लिए ये वनस्पति होती है, क्योंकि ये बर्फ़ जहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पे ये वनस्पति उगती है, जहाँ तक मेरा श्योर नहीं है, तो आप गूगल कर लीजिए तो आप अच्छे से इस पर जान सकते हैं। तो ये जो वेजिटेशन है ये आपको पूरे गोंडवाना मिलती है, गोंडवाना मतलब साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, तो एक ये चीज़ होगी। दूसरा क्या है, कैलिडोनियन एंड हर्सिनियन माउंटेन आर लोकेटेड ऑन बोथ कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, एक नई चीज़ भाई, ये अटलांटिक ओशन है, सपोज ये अटलांटिक ओशन है, इसके पूर्व पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका और पूर्व में यूरोप, तो नॉर्थ अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है और जो यूरोप का पश्चिमी हिस्सा है, इन दोनों में कैलिडोनियन और हर्सिनियन माउंटेन मिलते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्लेशियन मिल जाता है और यूरोप में आपको ब्लैक फॉरेस्ट मिल जाता है ना, और स्कैंडिनेवियन का जो एरिया जहाँ पे माउंटेन है वो नॉर्वे वाले, वो आपको माउंटेन मिल जाते हैं। तो एक टाइम के एक पीरियड के माउंटेन मिल पाना ये भी कोई इत्तेफाक नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग जगहों पे। अगला क्या है, मिस्ट्री ऑफ द लैमिंग बर्ड ऑफ स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया का मतलब होता है यूरोप का वो हिस्सा जहाँ पे ये यूरोप है, यूरोप में आप देखेंगे ऊपर एक नोक जैसी निकली है, उसके ऊपर एक जगह है, वो पर्टिकुलर जो एरिया है उसको बोलते हैं स्कैंडिनेविया। कहने का मतलब ये है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इन 3 अगर देशों को मिला दें तो उसको स्कैंडिनेविया बोलते हैं। वहाँ पे एक पक्षी होते हैं जिनको बोलते हैं लैमिंग। उनकी खासियत क्या होती है कि जैसे उन्हें ऋतु प्रवास का समय आता है तो अटलांटिक महासागर में कूद के अपनी जान दे देते हैं। तो ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले यूरोप जो था, पहले क्या था कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप आपस में जुड़ा था, देखिए ये दिखाई पड़ रहा है जुड़ा हुआ, या फिर आप यहाँ देखिए जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये करीब 6.5 करोड़ साल पहले की बात है। तो उस समय लैमिंग जो थे वो मूव करते थे, कैसे कूद के जाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, ये जगह थी वो जगह हो गई अलग और जगह में आ गया गैप, है ना, इसलिए गैप आ गया, लेकिन वो अपनी आदतों को बदल नहीं पाए। तो ऐसा मानना है पक्षी वैज्ञानिकों का कि वो अपनी आदत नहीं बदल पाए, इसलिए वो जब पश्चिम की तरफ यात्रा करते हैं तो वहाँ पे ज़मीन उन्हें मिलती नहीं और पानी में घूम के अपनी जान दे देते हैं। तो ये भी एक सबूत है कि शायद वो जुड़े थे कॉन्टिनेंट आपस में। इसके अलावा क्या है, प्लेट टेक्टोनिक से हमें पता चलता है जो ग्रीनलैंड है वो 20 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से मूव कर रहा है पश्चिम की ओर, ये ग्रीनलैंड है। ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच का जो हिस्सा है ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ग्रीनलैंड है, ये पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है 20 सेंटीमीटर प्रति साल की दर से। तो एक ये भी बहुत अच्छा सबूत है इसका मूवमेंट का। इसके अलावा क्या है, सेम पीरियड डायनासोर्स एक्स फाउंड इन केन्या एंड गुजरात। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि ये अफ्रीका है और ये इंडिया है। यहाँ के गुजरात और केन्या के जो तट हैं वहाँ पे एक ही समय के डायनासोर के अंडे मिल पाना ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा, क्योंकि डायनासोर समुद्री जीव नहीं थे कि वो तैर के पहुँच जाएंगे इंडिया। तो अगर दोनों के अंडे एक जगह मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब ये डायनासोर हुए होंगे उस समय दोनों इलाके आपस में जुड़े रहे होंगे। तो ये सबूत थे जो इस थ्योरी को प्रूव करते हैं। बस ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि मूवमेंट हुआ क्यों, इसलिए हम लोग प्लेट टेक्टोनिक को आगे पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम लोग पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट पे लिखिए, और जो ये स्लाइड्स हैं उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।